इस वीडियो में हम विज्ञान की एक नई विधा या डिसिप्लिन इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर के बारे में जानेंगे। ये तो आप जानते हैं कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक विधा है और इस जीव विज्ञान के अंतर्गत आपने अभी तक फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स जैसे विषयों के विषय में जाना होगा। यहाँ हम जीव विज्ञान की एक विधा या शाखा इथोलॉजी, जिससे कि एनिमल बिहेवियर भी कहा जाता है, उसके विषय में जानेंगे। सरल शब्दों में कहें तो इथोलॉजी का आशय है एनिमल बिहेवियर की स्टडी या प्राणी के व्यवहार का अध्ययन। अगर हम इसकी डेफिनेशन कहें या परिभाषा कहें तो इसे कह सकते हैं इथोलॉजी इज साइंटिफिक, बायोलॉजिकल एंड स्पेसिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। इसके शब्दों का अर्थ जान लें। इथोलॉजी मूलतः ग्रीक शब्द ईथोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। लोगोस तो आप जानते ही हैं कि किसी विधा या किसी क्षेत्र को या ज्ञान के किसी क्षेत्र को या शास्त्र को लोगोस बोलते हैं और उसके नाम पर लॉजी सफिक्स बनता है। ईथोस का आशय यहाँ ग्रीक में हैबिट, कन्वेंशन, कस्टम या करेक्टर से है। डेफिनेशन के अनुसार इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार का साइंटिफिक, बायोलॉजिकल और विशिष्ट अध्ययन है। ये साइंटिफिक अध्ययन क्या होता है, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। किसी विषय के साइंटिफिक अध्ययन का आशय है शोध का विचार बनाकर किसी समस्या को पहचानना, फिर उसके संबंध में संगत सूचनाएं, डेटा एकत्रित करना, उसके विषय में एक परिकल्पना बनाना और फिर उस परिकल्पना को टेस्ट करना, और या उसे हम कह सकते हैं कि उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स को या पहलुओं को ठोक बजाकर देखना और अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुंचना। ये साइंटिफिक मेथड कहलाता है। ये हमारे कयास, अंदाज, कल्पना इन सब से परे है। हम अपनी व्यक्तिगत राय साइंटिफिक स्टडी में अलग रखते हैं और हम जिस निष्कर्ष पर एनालिसिस, आकलन के आधार पर, एकत्रित सूचनाओं के आधार पर पहुंचते हैं, वही अंततः हमारे अध्ययन का सार होता है और इसको किसी भी तरह से हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद प्रभावित नहीं करती है। तो इसका आशय ये हुआ कि प्राणियों में जो भी व्यवहार हमें दिखता है उसका वैज्ञानिक अर्थ का आशय ये होगा कि हम जैसा व्यवहार है उसको उसी रूप में सामने प्रस्तुत करें। यदि हम कोई हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाते हैं तो उसका विभिन्न तरीके से परीक्षण करें। ये विधियां हो सकती हैं प्रयोग करना या अन्य जंतुओं में उसी तरह के ऑब्जर्वेशन लेकर या प्रेक्षण लेकर देखना कि जो हमने परिकल्पना बनाई थी वो वास्तव में सच है या नहीं है। साइंटिफिक स्टडी क्या है, इसका अध्ययन करना अभी हमारा लक्ष्य नहीं है, इसलिए इसको आप समय समय पर पढ़ते रहेंगे और ये कंसेप्ट धीरे धीरे आपके दिमाग में विकसित होता रहेगा। आइए आगे देखते हैं कि किन बातों का ध्यान हमें एनिमल बिहेवियर को पढ़ते समय रखना चाहिए। जब हम किसी जीव या प्राणी का व्यवहार देखते हैं तो बचपन से सुने कहानी किस्सों के आधार पर हमारे अंदर एक प्रवृत्ति होती है जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं या मानवत्वारोपण कहलाता है। ये यहाँ मतलब है मानवत्व का आरोपण, कि जो हम अपने लिए सोचते हैं किसी जंतु को जब हम देखते हैं तो वही सोच हमारा उस जंतु के विषय में होता है। जैसे कि हमें लगता है अपने पालतू पशु को देखकर कि इसे मालिक की याद आ रही है, या ये दुखी हो रहा है, या ये सोच रहा है, या ये गुस्सा कर रहा है। हमें नहीं मालूम कि वो वास्तव में क्या कर रहा है या क्या सोच रहा है। ऐसा भी नहीं है कि प्राणियों में या जीवों में, जंतुओं में किसी तरह के इमोशंस नहीं होते हैं या क्रोध या सोच जैसी कोई चीज़ होती है या नहीं। तो हम इस सब चीज़ को, जो हमारे अपने विषय में कल्पनाएं हैं, उससे परे रखते हुए हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को अपने प्रेक्षणों से या अपने अनुभवों से परे रखते हुए अगर हम डिस्क्राइब करते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से फ्री होता है। यानी जब हम जंतु विज्ञान में, इथोलॉजी में एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करें तो हमें किसी भी तरह से मानवीय इमोशंस, इंटेंशंस या लक्षणों को पशुओं में या जंतुओं में देखकर उनका वर्णन नहीं करना चाहिए। यानी एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की टेंडेंसी से बचना चाहिए। ये टेंडेंसी हमारे दिमाग में ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण है और शुरू से ही हम टेबल, कुर्सी, मेज, पेड़
इन सबको कहानी किस्सों में व्यक्ति के रूप में देखते और दिखाते आते हैं, इसलिए ये हमारे अंदर बन जाती है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आप किसी जंतु का प्रेक्षण कर रहे हैं और उसके आँख में से आंसू निकल रहे हैं, तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन शीट में ये नहीं लिखेंगे कि वो दुखी था। आपको सिर्फ ये लिखना है कि उसकी आंखों में आंसू देखे गए। ये ऑब्जर्वेशन मानवतारोपण से मुक्त होगा या एंथ्रोपोमॉर्फिज्म से मुक्त होगा। ये जानते हैं कि बिहेवियर क्या है, क्योंकि हमने कहा कि साधारण शब्दों में इथोलॉजी प्राणी के व्यवहार का अध्ययन है। तो फिर व्यवहार किसे कहते हैं? सरल शब्दों में हम कह सकते हैं जीव जो कुछ भी करते हैं वो उनका व्यवहार होता है। अब वो क्या क्या करते हैं? कहेंगे कि जीव तो बहुत कुछ करते हैं। वो भोजन ढूंढने के लिए इधर उधर गमन करते हैं, वो घोंसला बनाते हैं, कभी वो आक्रामक होकर अपने क्षेत्र में घुसे हुए दूसरे नर पर हमला करते हैं, कभी वो बच्चों की देखरेख करते हैं। हम कह सकते हैं कि जो भी उनके अंदर दृष्ट या परसीवेबल या रिकॉग्नाइजेबल मूवमेंट या गति दिखाई देती है वो सब एनिमल बिहेवियर है। हम कह सकते हैं कि कभी कभी कोई मूवमेंट ना भी हो तो भी उसे हम एनिमल बिहेवियर ही कहेंगे। जैसे शिकार से पहले एक शेर या बिल्ली अपने आप को स्थिर कर लेती है और किसी भी तरह का मूवमेंट या गति नहीं दर्शाती है। कभी कभी कोई जंतु शिकारी से बचने के लिए एकदम स्थिर हो जाता है या फ्रीज कर जाता है, या कोई जंतु अपने शिकारी से बचने के लिए मौत का नाटक करके ऐसा हो जाता है जैसे उसमें कोई गति ना हो, जिसे डेथ फेनिंग बोलते हैं। ये सब भी प्राणी व्यवहार के अंतर्गत ही वर्गीकृत किए जाएंगे। इसमें क्या शामिल नहीं है? तो जो हमारे आंतरिक मसल मूवमेंट्स हैं, चाहे वो हृदय की गति हो, चाहे वो हमारी आंत्र के पेरिस्टलेटिक मूवमेंट्स हों, या आँख की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स हैं पलक झपकने के, वो सब इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिनमें कि हमें अपरेंटली या बाहरी रूप से कोई गति नहीं दिखाई देती है, चाहे वो हाथ पाँवों या लिम्स की हो, चाहे वो पूरे जंतु की हो, उन्हें भी हम इस श्रेणी में रखते हैं कॉमन सेंस के आधार पर या सामान्य ज्ञान के आधार पर। जैसे यदि कोई जंतु गाना गा रहा है या आवाज़ कर रहा है, जिसको हम वोकलाइजेशन बोलते हैं, तो वो भी उसके व्यवहार का एक भाग है। कभी कभी अपने शिकारी को हटाने के लिए, दूर भगाने के लिए किसी तरह की ओडर भी छोड़ते हैं कुछ जंतु, तो रिलीज ऑफ ओडर भी इस तरह से प्राणी व्यवहार का हिस्सा ही होगा। या हम कह सकते हैं कि ये किसी तरह का संप्रेषण है या वार्निंग है या थ्रेट है, ये सब जंतु व्यवहार का भाग होंगे। अब कुछ सामान्य बातें एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी के बारे में जान लेना आवश्यक होगा। बाहरी संवेदना या स्टिमुलस मिलने पर या आंतरिक संवेदना मिलने पर जो व्यवहार दर्शाता है उसे हम उसका व्यवहार कहते हैं या उस जंतु का व्यवहार कहलाता है। ये जंतु के आंतरिक या बाहरी पर्यावरण में परिवर्तन आने से हो सकता है। ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ हमने कोई परीक्षण कर लिया और उसे रिपोर्ट कर दिया तो इतना भर कोई एरिया ऑफ नॉलेज या विज्ञान या शास्त्र नहीं बन जाता है। वो शास्त्र तब बनता है जब हम उसके विषय में बहुत सारा विवेचन करते हैं, जैसे कि ऐसा क्यों होता है, ये व्यवहार किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल में कैसे विकसित होता है, इसके जंतु को लाभ क्या है, इसका उद्विकास कैसे हुआ होगा या इस व्यवहार का उद्विकास कैसे हुआ होगा। इन सब को जानने, लिखने और इनका कलेक्शन करने के बाद ही एक साधारण प्रेक्षण किसी तरह का शास्त्र बन सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि कुछ व्यवहार जन्मजात या इन्नेट होते हैं या बाई बर्थ होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें कि जेनेटिकली हार्ड वायर्ड होते हैं। जैसे कि किसी मकान की बिजली की वायरिंग है जो स्थायी रूप से दीवार पे चिनी जाती है, उसी तरह से हमारे मस्तिष्क में कुछ व्यवहार स्थायी रूप से बने हुए होते हैं, जन्म के साथ ही होते हैं। परंतु सभी व्यवहार इस तरह के नहीं होते हैं। कुछ व्यवहार हम अपने अनुभव से जानते हैं, इन्हें हम लर्निंग या एक्वायर्ड बिहेवियर्स कहते हैं। कुछ केसेस में या कुछ मामलों में व्यवहार के अंतर्गत कुछ भाग जन्मजात होता है तो कुछ सीखा हुआ या अभिगम से आया हुआ हो सकता है। जैसे वैज्ञानिकों ने यह पाया कि अगर एक कोयल के बच्चे को शुरू से ही अलग रखा जाए
तो समय आने पर, वयस्क होने पर, ब्रीडिंग सीजन आने पर वो गाना तो शुरू करता है, लेकिन उसका गायन उतना सधा हुआ नहीं होता है जितना कि समाज में रहे हुए दूसरे व्यष्टियों का या दूसरी बर्ड्स का होता है। तो वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि गाने का एक भाग जिसमें कि कुछ फिजियोलॉजिकल या कुछ बनावट के हिस्से भी शामिल हैं, जैसे गले की बनावट कैसे होगी, उसके अलावा वो किस तरह से आवाज़ निकाली जाएगी, ये इन्नेट या बाई बर्थ होता है। लेकिन गाने में जो एक सुधार आता है या एक जो मेलोडी आती है, जो सुरीलापन आता है, वो दूसरे इंडिविजुअल्स को सुनकर आता है। यानी गाने में दोनों भाग मौजूद हैं, जन्मजात और सीखा हुआ। ये भी देखने की बात है कि व्यवहार जो है प्राकृतिक वर्ण से निश्चित होता है या उसका स्वरूप प्राकृतिक वर्ण बनाता है। जैसे कि आपने अब तक इवोल्यूशन में नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अब जो काम बायोकेमिस्ट्री या शरीर की बनावट नहीं कर सकती है, किसी व्यक्ति को पर्यावरण के लिए अनुकूल बनाने में, व्यवहार के माध्यम से भी कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल या कोई जंतु अपने आप को अपने पर्यावरण के अनुकूल कर सकता है और इस तरह से अपने पर्यावरण में सरवाइव कर सकता है और प्रजनन कर सकता है। ये भी देखने की बात है कि सभी तरह के मूवमेंट को हम व्यवहार नहीं कहेंगे। जैसे कि एक प्लैंकटन यदि पानी में बहता जा रहा है तो वो उसका स्वयं का लोकोमोशन नहीं है। व्यवहार सेल्फ पावर्ड होना चाहिए, यानी अपनी गति से उत्पन्न होना चाहिए। इसी तरह से जैसा हमने पहले कहा कि हार्ट बीट या पेशियों, जो आंत्र में पेशियां होती हैं, उनका मूवमेंट इस श्रेणी में, व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है। आपने बायोलॉजी में अब तक पढ़ा कि लंबे समय पहले जो जीव हुए उनके फॉसिल्स हमें कभी कभी प्राप्त हो जाते हैं और उनके आधार पर हम उस काल में मिलने वाले जीवों के विषय में वर्णन कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन व्यवहार एक ऐसी चीज़ है जो फॉसिलाइज नहीं होता है, जो जीवाश्मीकृत नहीं होता है। इसका आशय यह है कि हम उस व्यवहार के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते जो लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता होगा। एक प्रश्न उठता है कि हमें एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी का अध्ययन क्यों करना चाहिए, या क्यों मानव ने एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एनिमल बिहेवियर का अध्ययन यकायक हाल ही में प्रारंभ हुआ, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो जिन जानवरों का शिकार करते थे उनके व्यवहार का, कि वो कब उठते हैं, कब मूव करते हैं, कितना खतरनाक हो सकते हैं, कहाँ भागते हैं, डरने पर क्या करते हैं, उन सब का अच्छी तरह से अध्ययन किया होगा। इस अध्ययन के नाते ही या इस कारण ही वो सफल रहा होगा, समय समय पर अपना शिकार पकड़ता रहा होगा और अपने उपयोग के लिए जानवर पकड़ता रहा होगा। जैसा आप जानते हैं कि मनुष्य ने बहुत लंबे समय पहले अनेक जानवरों को अपने उपयोग के लिए पकड़ा, जिसमें कि गाय जैसे जानवर थे जो अब धीरे धीरे वाइल्ड में या प्रकृति में विलुप्त हो चुके हैं, घोड़े थे, हाथी थे। तो इनके व्यवहार का ठीक जानकारी होने के कारण ही ऐसा कर पाया। लेकिन आप कहेंगे कि अब तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, अब तो हम जंगलों से चीज़ें इस तरह से पकड़ कर नहीं लाते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट्स भी लागू हो गए हैं, तो हमें क्यों अध्ययन करना चाहिए। एक और बात आप जानते होंगे कि मनुष्य बहुत तरह के पशुओं को पालन करता है, जिसमें बतखें हैं, मुर्गी है, हाथी है, घोड़ा है, इसके अलावा गाय है, मछलियां हैं, डक्स हैं। तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री की प्रैक्टिसेस हैं, इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर का अध्ययन उन्हें भी प्रभावी रूप से करने में या फार्म एनिमल्स को समझने में हेल्पफुल होता है या लाभदायक होता है। अभी तक हम लोग मनोरंजन के लिए जू या जंतुआलय बनाते रहे हैं। यदि हमें एक जू का प्रभावी प्रबंधन करना है तो प्राणी व्यवहार का अध्ययन हमारे लिए लाभप्रद हो सकता है। समय के साथ जू का उपयोग सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि लोगों को शिक्षित करने और ऐसी वन्य जातियों के संरक्षण के लिए भी किया जाने लगा है जिनकी प्रकृति में संख्या बहुत कम हो गई है, या प्रकृति में कुछ ऐसे कारक हैं जिसके कारण उनका प्रजनन उतनी संख्या में नहीं हो पा रहा, या प्रकृति में वो उतनी संख्या में नहीं बच पा रहे हैं।
तो कैप्टिव ब्रीडिंग या कारा प्रजनन कर उन्हें वापस वनों में छोड़ने के लिए भी जू का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम प्राणी व्यवहार को ठीक से जानेंगे तो हम उनकी प्रबंधन में, चाहे उन्हें सर्वाइव रखने में, चाहे उनके अधिक प्रजनन में सहायता कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हम बहुत सारे लोग कई तरह के पेट्स रखते हैं या पालतू पशु रखते हैं, जैसे बिल्लियां हैं, कई तरह के पक्षी हैं, कुत्ते हैं। तो इन सब का अगर हमें प्रभावी प्रबंधन करना है या इन्हें ठीक से रखना है, बीमारियों से बचाना है, ये कब किस समय प्रजनन करते हैं, ये सब जानना है, तो हमें इथोलॉजी की आवश्यकता होगी या इसका अध्ययन हमारे लिए लाभप्रद होगा। इसके अलावा एनिमल बिहेवियर या इथोलॉजी की स्टडी पेस्ट जैसे लोकस्ट, रैट्स, बैट्स, इन सब के प्रबंधन में भी उपयोगी है। साथ ही ये तो आप जानते होंगे कि हमने ये महसूस किया है कि पिछले वर्षों में अनेक वन्य जीव धीरे धीरे नष्ट होते चले जा रहे हैं या विलुप्त होते चले जा रहे हैं। तो इनका प्रबंधन करने में भी इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर का ज्ञान लाभदायक होता है, चाहे वो प्रकृति में या वाइल्ड में उन्हें अध्ययन करना हो या उनका कंजर्वेशन करना हो या उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग करानी हो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राणी व्यवहार या इथोलॉजी के अध्ययन से हमें स्वयं के व्यवहार के बारे में कुछ रोचक तथ्य ज्ञात होते हैं और हमें समझ में आता है कि हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा क्यों करते हैं या इन व्यवहारों के विकसित होने का क्या कारण रहा होगा। क्योंकि मूलतः मनुष्य भी पशुओं से ही उद्विकास होकर आया है, तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो वही हैं जो कि पशुओं में पाई जाती हैं। ये आगे बढ़ते हैं। एक बात और यहाँ ध्यान रखने की है कि अगर आप अंग्रेजी पुस्तकों में बिहेवियर या एनिमल बिहेवियर का अध्ययन करेंगे तो आपको दो तरह की स्पेलिंग्स दिखाई देंगी। एक तो बिहेवियर की स्पेलिंग में BEHAVIOUR लिखा होगा और एक में BEHAVIOR लिखा होगा। ये दोनों ही एक ही आशय के शब्द हैं, सिर्फ अंतर इतना है कि ब्रिटिश इंग्लिश में यू का इस्तेमाल भी किया जाता है, यू लेटर का भी, और अमेरिकन इंग्लिश में BEHAVIOR का इस्तेमाल किया जाता है, यू का लोप कर दिया गया है। ये वीडियो मूलतः हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, तो आपकी ये उत्कंठा भी होगी कि जाने कि इस इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर को हिंदी में क्या कहा जाता है। एनिमल बिहेवियर के लिए सीधे सीधे प्राणी व्यवहार शब्द का उपयोग किया जाता है और इथोलॉजी के लिए व्यावहारिकी शब्द का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यवहार विज्ञान। कहीं कहीं पुस्तकों में आचार शास्त्र भी इसके लिए कहा गया है। ध्यान रखें, ये आचार शास्त्र नहीं है, आचार शास्त्र है। जो आचार विचार शब्द आपने सुना होगा उससे बना हुआ, इसे आचार विज्ञान भी कहा जाता है। एनिमल साइकोलॉजी के लिए प्राणी मनोविज्ञान शब्द भी काम लिया जाता है। हम यहाँ पर मूलतः प्राणी व्यवहार और व्यावहारिकी शब्द का ही उपयोग हिंदी में करेंगे। इसके अलावा अंग्रेजी में भी कुछ ऑल्टरनेटिव टर्म्स काम लिए जा रहे हैं। जैसा हमने कहा कि इथोलॉजी को एनिमल बिहेवियर भी कहा जाता है, कभी कभी बिहेवियरल बायोलॉजी भी इसी विषय के लिए कहा जाता है, और एनिमल साइकोलॉजी भी इसे कहा जाता है। जैसे कि मानव का मनोविज्ञान है, उसी तरह से इथोलॉजी पशुओं का मनोविज्ञान भी कह दिया जाता है। ये भी ध्यान रख लें कि जो व्यक्ति प्राणी व्यवहार का अध्ययन करता है उसे इथोलॉजिस्ट कहा जाता है और इस विधा को इथोलॉजी कहा जाता है। अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बिहेवियरल बायोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। वो तीन चीज़ें जिनका आकर्षण हमारे शिक्षकों और पेपर सेटर्स को रहता है वो है, ये शब्द किसने दिया, हु कॉइन्ड दिस टर्मिनोलॉजी, इस विषय का फादर कौन है, हु इज फादर ऑफ दिस सब्जेक्ट, एंड विच ईयर समथिंग वाज डिस्कवर्ड। मेरी राय में ये तीनों प्रश्न बहुत समस्याग्रस्त हैं और इनसे बचना चाहिए। क्यों? उसका कारण आप जैसे जैसे विज्ञान में गहरी समझ बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा। यहाँ भी हमें पता लगेगा कि हम किसी एक व्यक्ति को इथोलॉजी शब्द कॉइन करने का या इसके फादर होने का श्रेय नहीं दे सकते हैं। न जाने क्यों हमारे पेपर सेटर्स को बायोलॉजी की समझ चेक करने की बजाय, यानी विद्यार्थी को जीव विज्ञान की समझ कितनी है उसकी बजाय किसी खोज का वर्ष जानने में या उसके पिता को जानने में या फिर
उस टर्म को दिया किसने और किस वर्ष में, ये जानने में अधिक दिलचस्पी रहती है। आइए जानते हैं कि इस तरह के प्रश्नों में क्या परेशानियां हैं। यदि हम रिकॉर्ड के अनुसार चलें तो सबसे पहले इथोलॉजी टर्म का उपयोग आइसिडोर जॉफ्री सेंट हिलेरी ने किया 1859 में, परंतु उन्होंने इस शब्द का उपयोग जंतु और उसके परिवेश या पर्यावरण से संबंधों के विषय में किया। तो क्या इसे ये कहा जाए कि इथोलॉजी आज जिस रूप में पढ़ी जाती है उस टर्म को सेंट हिलेरी ने कॉइन किया था? ये कहना थोड़ा कठिन होगा या इसमें समस्याएं हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों से बचने की सलाह मैंने दी थी। इसके अलावा धीरे धीरे इस टर्म का उपयोग अल्फ्रेड मैथ्यू जियार्ड ने भी आगे के समय में किया। ये जो जियार्ड हैं इनके विषय में मैं इतना बता दूं कि आपने शुरुआत में इन्वर्टिब्रेट्स में एक जियार्डिया लैम्बलिया नामक का परजीवी, आंत्र के परजीवी का अध्ययन किया होगा। इस जियार्डिया लैम्बलिया को इन्हीं के नाम से और एक अन्य चेक वैज्ञानिक के नाम से जियार्डिया लैम्बलिया नाम दिया गया था। तो इन्होंने धीरे धीरे इथोलॉजी शब्द का इस्तेमाल बढ़ाया। कहा जाता है कि आज के संदर्भ में या आज जिस रूप में हम इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं उसका उपयोग सबसे पहले एक अमेरिकन मर्मेकोलॉजिस्ट विलियम मॉर्टन व्हीलर ने किया था। मर्मेकोलॉजिस्ट से आशय होता है जो चींटियों या एंट्स का अध्ययन करता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इथोलॉजी टर्म को पॉपुलराइज किया। अन्य स्रोत इथोलॉजी टर्म को आज के संदर्भ में उपयोग करने का श्रेय ऑस्कर हेनरोथ को देते हैं और उनके अनुसार 1910 में अपने इथोलॉजी ऑफ एनाटिटी के कार्य में हेनरोथ ने इसका आधुनिक संदर्भ में पहली बार उपयोग किया। एक तीसरे स्रोत में निकोटनबर्जन को 1950 में इस टर्म को आज के संदर्भ में काम लेने का श्रेय दिया गया है। अब बताइए, यदि हमारे पेपर सेटर एक बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें कि एक शब्द में उत्तर देना है ऐसा पूछ ले कि इस टर्म को किसने कॉइन किया, तो हमारा एक ऐसा विद्यार्थी जिसे इन सबके विषय में मालूम है या जिसने एक से अधिक पुस्तक देखी है वो बेचारा क्या जवाब देगा। अब कुछ ऐसे वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं या शोधकर्ताओं के विषय में जानेंगे जिन्होंने इथोलॉजी या एनिमल बिहेवियर की विधा को वो स्वरूप दिया जो आज हम इसका देखते हैं। चार्ल्स डार्विन, जिन्हें कि थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए जाना जाता है, इन्होंने भी व्यवहार या जंतुओं के व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित की और उन्होंने इनका प्रकाशन एक पुस्तक द एक्सप्रेशन ऑफ द इमोशंस इन मैन एंड एनिमल्स के रूप में 1872 में किया। इस पुस्तक में उन्होंने विशेष रूप से इंस्टिंक्ट और इमोशंस के एक्सप्रेशन पर अपने ऑब्जर्वेशंस दिए और इसको कहा जाता है कि ये डार्विन का फॉरगॉटन मास्टरपीस है, यानी ऐसी महान कृति है जिसे कि भुला दिया गया। एक और वैज्ञानिक चार्ल्स ओटिस विटमैन, इन्होंने, जो कि एक अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने भी इवोल्यूशन, एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, हेरिडिटी और एनिमल बिहेवियर के विषय में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन या योगदान दिया। एक पक्षी जो अब वाइल्ड में विलुप्त हो चुका है, जिसे पैसेंजर पिजन कहा जाता है, उस पर इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया और 1910 में उनका ये अध्ययन समाप्त हुआ। उनकी मृत्यु भी उसी समय हो गई, परंतु इसका प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1919 में हुआ, जिसमें कि उन्होंने विशेष रूप से बहुत ही विस्तृत अध्ययन इन पक्षियों का कोर्टशिप का किया है और ब्रीडिंग बिहेवियर का किया है और 40 जातियों की तुलना की है इन्होंने। तो इस तरह से इन्हें क्लासिकल इथोलॉजी का या जो मूल स्वरूप पूर्व इथोलॉजी का था उसका एक महत्वपूर्ण सृजक माना जाता है। और इनका एक अन्य पेपर एनिमल बिहेवियर, उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण इन्नेट व्यवहार के बारे में, ऐसे व्यवहार के बारे में जो बाई बर्थ होता है, जिसे सीखा नहीं जाता, उसके विषय में महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। एक अन्य वैज्ञानिक जर्मन बायोलॉजिस्ट या ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑस्कर हेनरोथ थे, जिनको भी इथोलॉजी के फाउंडर्स में से एक गिना जाता है। इन्होंने कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी को अप्लाई किया एनिमल बिहेवियर में और जो बतखें हैं और उनके हाइब्रिड्स हैं
उनके व्यवहार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की उन्होंने, और उन्होंने ये तक कहा कि जो बतखों का व्यवहार है वो उनकी टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। यानी अभी तक ये माना जा रहा था कि शरीर की बनावट का या अस्थियों की बनावट के लक्षण ही कौन किसके नज़दीक है, कौन जाति किसके नज़दीक है, इसका संकेत देती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो बिहेवियर के अंश हैं, व्यवहार के अंश हैं, वो भी ये बताते हैं कि कौन सी जाति किसके नज़दीक है, जैसा कि उन्होंने बतखों में इस तरह का ऑब्जर्वेशन लेकर बताया। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयोग जो ऑस्कर हेनरोथ ने किया वो किया कि कुछ चिकन्स, उनके समक्ष उन्होंने ऐसी डमीज को उड़ाया जिसमें एक लंबी टेल और छोटी गर्दन दिखाई देती है, लेकिन जब उसे उल्टी दिशा में उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसकी लंबी गर्दन है और छोटी पूंछ है, जैसा कि हमें किसी बतख में या सारस में देखने को मिलती है। तो जब ऐसे पक्षियों को उड़ाते हैं हम, तो चूंकि ये शिकारी पक्षी नहीं होते हैं तो वो चिकन क्राउच नहीं करते हैं या झुकते नहीं हैं अपने बचाव के लिए, लेकिन जब इस शेप को हम उल्टी दिशा में उड़ाते हैं, इस तरफ से इस तरफ की ओर, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये किसी तरह का शिकारी पक्षी है, क्योंकि शिकारी पक्षियों की लंबी पूंछ और छोटी गर्दन होती है। तो ये बच्चे चिकन बचते हैं उनसे और छुपने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से व्यवहार के विषय में एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। इनको हम आगे भी पढ़ेंगे। एक और वैज्ञानिक वालेस क्रेग एक अमेरिकन बिहेवियरल साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये खुद चार्ल्स विटमैन के स्टूडेंट थे, और इन्हें भी फाउंडर्स ऑफ एथोलॉजी में एक गिना जाता है, और बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस के लिए इनको जाना जाता है। इनका भी जो महत्वपूर्ण काम है वो है एपेटाइट्स एंड एवर्शंस एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंस्टिंक्ट। इन्होंने जो पशुओं की इंस्टिंक्ट है, जो जन्मजात व्यवहार है, उसका अध्ययन किया, और पिजन्स में कंपैरिजन किया व्यवहार का, और इस तरह से इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल सोशल लाइफ जो पक्षियों का है उस पर प्रकाश डालने में किया। आगे नवीन युग के 3 वैज्ञानिकों के नाम हम विशेष रूप से जानेंगे। ये हैं निको टिनबर्जन, कॉनरेड लॉरेंस और फ्रिश। सबसे पहले निकोलस टिनबर्जन, जिन्हें शॉर्ट में निको टिनबर्जन भी कहा जाता है, उनके विषय में जानते हैं। ये एक डच बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। द स्टडी ऑफ इंस्टिंक्ट, द हेरिंग गर्ल्स वर्ल्ड, क्यूरियस नेचुरलिस्ट, और जो टाइम लाइफ का वॉल्यूम है एनिमल बिहेवियर का, उसके ये रचयिता रहे। इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इन्हें लॉरेंस को और फ्रिश को संयुक्त रूप से 1973 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इनके वैज्ञानिक अध्ययनों के विषय में आप आगे पढ़ेंगे। सिर्फ यहाँ परिचय के रूप में मैं इतना बता दूं कि इन्होंने ये देखा कि जो व्यवहार एलिसिट होता है या प्रदर्शित होता है, उसे शुरुआत उसकी कैसे होती है या क्या देखने पर वो व्यवहार प्रदर्शित होता है। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया साइन स्टिमुलस का, कि एक व्यवहार विशेष किसी एक साइन स्टिमुलस से जुड़ा होता है, और जैसे ही वो साइन स्टिमुलस मिलती है वो व्यवहार रिलीज कर दिया जाता है। और इन्होंने एक प्रसिद्ध म्यूजेरियम की मछली 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक पर अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ये मछली टेरिटोरियल है, अपने क्षेत्र का अंकन करती है, और उस क्षेत्र में यदि कोई और नर आता है तो उस पर हमला करती है। ब्रीडिंग सीजन में नरों की बैली या पेट उधर का हिस्सा लाल हो जाता है। तो इन्होंने कुछ ऐसी डमीज उस टेरिटोरियल मेल के फील्ड में डाली या रखी जो कि मेल से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी शक्ल सूरत में, लेकिन जिसका निचला भाग लाल था। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि ये डमी किसी भी तरह से एक नॉर्मल स्टिकल बैक से मिलती जुलती नहीं है। सिर्फ इसमें एक ही चीज़ मिलती है कि जैसे नॉर्मल ब्रीडिंग मेल में रेड बैली होती है, उसी तरह से इसमें लाल उधर है। तो जैसे ही इस तरह की डमी को ये 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक अपनी टेरिटरी में देखती है, इसका जो अटैक का रेस्पॉन्स है वो रिलीज हो जाता है। यानी उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस अटैक के रेस्पॉन्स के लिए जो साइन स्टिमुलस है वो रेड बैली है। इसके विपरीत अगर हम इसी तरह का पूरा एक मेल जिसमें रेड बैली नहीं है उस क्षेत्र में डालें,
तो अटैक का व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता है। तो इस तरह से इनका साइन स्टिपुलस पर और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के कारण इन्हें फाउंडर्स में माना जाता है मॉडर्न एथोलॉजी के, और 1973 में ऐसे अनेक कार्यों के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। जिन्होंने इनके साथ नोबेल प्राइज शेयर किया वो अगले वैज्ञानिक हैं कॉनरेड लॉरेंस। ये ऑस्ट्रियन जोलॉजिस्ट थे और खुद ऑस्कर हिनरोथ के स्टूडेंट थे, और इन्हें भी फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न एथोलॉजी माना जाता है। इन्होंने ग्रे लेग गीज, एक तरह की गीज है जो हिंदुस्तान में भी बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप नदियों तालाबों के पास जाएंगे तो सर्दियों में माइग्रेशन करके यहाँ हमारे यहाँ आती है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो इन्होंने ग्रे लेग गीज और जैकडॉस हमारे कौवे की तरह से एक छोटा कौवा होता है, उसका अध्ययन किया। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखी कि जो नीडीफ्यूगस बर्ड्स हैं, यानी ऐसे घोंसला बनाने वाले पक्षी जिनके बच्चे जल्दी ही घोंसले से बाहर निकल आते हैं और बाहर चलने लगते हैं, उनको जीवन के शुरुआत में एक क्रिटिकल पीरियड में, एक विशेष समय में, काल में जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वो उसको अपने पेरेंट के रूप में मानकर उसका पीछा करते हैं। और इसको उन्होंने एक तरह की लर्निंग या इम्प्रिंटिंग नाम दिया। एक तरह की परमानेंट लर्निंग है जो उस काल में हो जाती है तो आगे तक रहती है, जो बदलती नहीं है। जैसा हमने जाना, लॉरेंस ने ग्रे लेग गीस का अध्ययन किया। ये ज़मीन पर अंडे देती है और ये एक सामान्य ऑब्जर्वेशन है कि जब सेते समय इसके अंडे बाहर निकल आते हैं तो उसे ये चोंच से धकेल कर वापस नेस्ट या घोंसले में ले लेती है और उसे सेती है। लेकिन कॉनरेड लॉरेंस ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यदि इस गीस के सामने एक ऐसा अंडा रखा जाए जिसका कि आकार बहुत बड़ा हो तो ये क्या करेगी। और वो नेचुरली अंडा इसका स्वयं का नहीं होगा, और अगर एक अंडा इसका खुद का बाहर निकाल दिया जाए और एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल या कृत्रिम अंडा इसके सामने रख दिया जाए तो ये किसे पहले अंदर लेगी। तो ऐसा पाया गया प्रयोगों में कि गीस के सामने बड़ा अंडा रखने पर और छोटा अंडा इसका खुद का बाहर होने पर ये पहले बड़े अंडे को अपने घोंसले में धकेल कर लाती है और फिर छोटे अंडे पर ध्यान देती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फिनोमिना था। जिस तरह से आपने देखा कि निको टिनबर्जन ने एक साइन स्टिमुलस जो किसी व्यवहार को प्रारंभ करने के लिए जिम्मेदार होती है उसे साइन स्टिमुलस कहा, तो यहाँ भी अंडे का बाहर होना एक साइन स्टिमुलस है, लेकिन एक सुपर नॉर्मल साइन स्टिमुलस के रूप में एक बड़ा अंडा काम करता है और पहले ये गीस बड़े अंडे को अपने नेस्ट में लाने का प्रयास करती है। तो ऐसे अनेक कार्यों के लिए कॉनरेड लॉरेंस को अन्य दो वैज्ञानिकों के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक और वैज्ञानिक जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और उन्हें भी इस कारण से मॉडर्न एथोलॉजी का फाउंडर्स में से गिना जाता है, वो थे कार्ल वॉन फ्रिश। ये एक जर्मन ऑस्ट्रियन एथोलॉजिस्ट थे। इन्होंने इन्वेस्टिगेशंस किए सेंसरी परसेप्शन ऑफ हनी बीज पर, कि हनी बीज आपस में संप्रेषण या कम्युनिकेशन किस तरह से करती हैं। उन्होंने देखा कि हनी बीज एक खास तरह का पेट हिलाने वाला डांस करती हैं जिसे टेल वैगिंग डांस कहते हैं या वैगल डांस ऑफ बीज कहा जाता है। और उन्होंने ये पाया कि ये सिंपल खुशी का डांस या कैसे भी किया गया डांस नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ये छत्ते पर लौटकर दूसरी मधुमक्खियों को ये बताती हैं कि छत्ता किस दिशा में है और कितनी दूर है। और उसका लाभ ये होता है कि एक मधुमक्खी के द्वारा की गई खोज का लाभ सभी को मिलता है और सारे श्रमिक वहाँ जाकर नेक्टर कलेक्ट कर छत्ते तक लेकर आते हैं। तो ये कम्युनिकेशन ऑफ बीज बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, क्योंकि हम उनकी भाषा को तो नहीं समझ सकते, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इसको डिकोड किया उससे हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जैसा हमने कहा कि इन्हें भी टिनबर्जन और लॉरेंस के साथ 1973 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये तीनों को नोबेल प्राइज़ मेडिसिन और फिजियोलॉजी के क्षेत्र में दिया गया और 1/3 शेयर तीनों को इस तरह से मिला। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, उन सभी का नाम लेना यहाँ संभव नहीं होगा, फिर भी हम थोड़ा बहुत उनके विषय में जानेंगे। और जैसे जैसे आप एथोलॉजी में आगे एक्सपेरिमेंट्स और चैप्टर पढ़ते जाएंगे आपको उनके नाम पता चलते जाएंगे। एक और वैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट थे
फ्रेडरिक स्किनर, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जिसमें कि उन्होंने किसी तरह के जिसमें उन्होंने चूहों को कंडीशनिंग की और उन्हें ऑपरेंट कंडीशनिंग के खोज के लिए जाना जाता है। और इन चैम्बर्स को जो उन्होंने डिज़ाइन किया उन्हें स्किनर बॉक्स या ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर कहा जाता है। आगे चलकर आप लर्निंग में पढ़ेंगे कि एक तरह की लर्निंग का पार्ट है जिसमें चूहों की किसी तरह की कंडीशनिंग होती है। कुछ अन्य वैज्ञानिक जिनका यहाँ लंबा वर्णन देना संभव नहीं है और कुछ वैज्ञानिकों के शायद यहाँ नाम भी मैं नहीं ले पाऊँगा, जिसमें एडवर्ड थॉर्नडाइक हैं, एक चार्ल्स स्कॉट शेरिंगटन हैं जो फिजियोलॉजी के फील्ड में भी बड़े प्रसिद्ध नाम हैं और एक मसल्स की रिकॉर्डिंग की एक्सरसाइज किया करते थे पुराने टाइम में। जो शेरिंगटन ड्रम उस एक्सरसाइज में काम लिया जाता था वो इन्हीं के नाम से है। इसी तरह से पावलो का विषय में भी आप लर्निंग के एक्सपेरिमेंट्स के समय जानेंगे। जेन गोडाल, जिन्होंने चिंपैंजीज के साथ रहकर बहुत लंबा समय बिताया और काम किया। इसी तरह से डायन फॉसी, जिन्होंने गोरिल्लास पर काम किया। और ओरांगुटान एक तीसरा एप है जिस पर एक अन्य महिला बिरूटे गाल्डिकास ने काम किया। ऐसे अनेक फील्ड बायोलॉजिस्ट आजकल बहुत सारी जातियों पर काम कर रहे हैं और इनसे पहले भी कई फील्ड बायोलॉजिस्ट ने इस तरह का काम किया है। कुछ फाउंडर्स और कंट्रीब्यूटर्स को जानने के बाद आइए देखते हैं कि इथोलॉजी या बिहेवियरल बायोलॉजी की शाखाएं कौन कौन सी हैं। बिहेवियरल बायोलॉजी की एक शाखा या इथोलॉजी की एक शाखा इको इथोलॉजी है, जिसमें इकोलॉजी और इथोलॉजी का सम्मिश्रण होता है। यानी हम ये देखते हैं कि जो परिवेश है जंतु उसके संदर्भ में किस तरह का व्यवहार करते हैं। जब इसी तरह से पर्यावरण की बजाय कार्यकी से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो उसे इको फिजियोलॉजी कहा जाता है। जब हम ये देखना चाहते हैं कि व्यवहार किस तरह से आनुवंशिकी या जेनेटिक्स पर बेस्ड है या आधारित है, तो इस तरह के व्यवहार को या इस तरह की व्यवहारिकी की शाखा को हम इथोजेनेटिक्स कहते हैं। इसके अलावा जब हम इस बात में रुचि रख रहे होते हैं कि व्यवहार का उद्भव किस तरह से हुआ होगा, तो जिस शाखा का अध्ययन हम कर रहे होते हैं उसे फाइलोजेनी ऑफ बिहेवियर कहते हैं। कभी कभी हम ये देखने में रुचि रखते हैं कि जीव जो आवाज़ें निकाल रहा है उसके क्या लक्षण हैं, वो किस तरह की आवाज़ है, उससे किस तरह से संप्रेषण किया जा रहा है, उसके विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो जिस शाखा में हम ये कार्य करते हैं वो बायो एकॉस्टिक्स कहलाती है। यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं इथोलॉजी में तो इसे हम कंपैरेटिव इथोलॉजी कहते हैं। बहुत सारे जंतु सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, इसका अध्ययन आप विस्तार से करेंगे। लेकिन जब हम सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करने वाले जीवों में क्या लक्षण पाए जाते हैं, समाज में क्या विशेषताएं होती हैं, समाज में रहने के साथ जीवों में क्या बदलाव आते हैं, उनका अध्ययन अगर हम करते हैं व्यवहारिकी की दृष्टि से तो उसे सोशियोबायोलॉजी कहा जाता है। और जब हम जिस तरह से पशुओं का या एनिमल्स के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी में करते हैं, तो जब हम अपना ध्यान मानव पर केंद्रित करते हैं इथोलॉजी के अध्ययन के रूप में तो उसे हम ह्यूमन इथोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं, समय के साथ कुछ और ब्रांचेज भी जुड़ती चली जाएंगी। ये कुछ ऐसी ब्रांचेज हैं जो प्राणी व्यवहार की ब्रांचेज हैं या शाखाएं हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। अगले वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के व्यवहार उनके विषय में जानेंगे, एक जनरल सर्वे व्यवहार का करेंगे। थैंक यू।